गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम लोग बातचीत करने वाले हैं क्लास 11th के चैप्टर 3 के लेक्चर 2 के बारे में, यानी कि लेक्चर 2 में हम लोग आज पढ़ेंगे। आप देखिए टॉपिक हमारे पास लिखा है हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, डोबेराइनर-स्ट्राइड्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। यानी कि हम पीरियोडिक टेबल के इतिहास के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। यानी कि आज की ये क्लास आपके लिए होने वाली है खास, जहां पर हम आपको पढ़ाने वाले हैं इतिहास किसका, पीरियोडिक टेबल का। यानी कि आज हम पीरियोडिक टेबल के हिस्ट्री वाले पोर्शन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। यानी कि जब हम इंट्रोडक्शन क्लास आपको दे रहे थे उस दौरान हमने उस लेक्चर में, उस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताया था कि उस लेक्चर में हम ये आपको बता चुके हैं कि हमें इस चैप्टर में कितनी जानकारी मिलने वाली है। तो जानकारी के मुताबिक अगर जानकारी हम आपको देते हैं तो हम ये जानकारी प्राप्त कर चुके हैं क्या, कि पीरियोडिक टेबल को हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीन पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पार्ट 1 हमारा स्टार्ट हो गया है बेटा। पार्ट 1 हमारा है हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, पार्ट 2 हमारा होगा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, और पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक टेबल या पीरियोडिक ट्रेंड्स के बारे में। तो पार्ट 1 में जो हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो हम इसको पहले डिस्कस करते हैं कि पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री क्या थी, पीरियोडिक टेबल की शुरुआत कहाँ से हुई। जैसा कि आपने देखा होगा कि लेक्चर 1 यानी जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वहां पर हमने आपको ये बताया था कि पीरियोडिक टेबल होता क्या है, पीरियोडिक टेबल बनाया क्यों गया, रीजन क्या था, और बनाने में अब हम पढ़ेंगे किस किस का योगदान था, किसने किसने क्या काम किया। इसके बारे में अब हम विचार करने के लिए आज की क्लास में आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। चलो जरा ध्यान से सुनिएगा। बात कुछ इस प्रकार थी कि जब शुरुआती दौर में एलिमेंट्स खोजे जाने लगे, एक काल्पनिक कथा के माध्यम से समझाने का एक उच्चतम प्रयास आपके सामने हमारे द्वारा द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री पर। आप देखिए सबसे पहली बात ये थी बेटा कि शुरुआती दौर में हुआ क्या, हुआ ये कि जब एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई, कुछ एलिमेंट्स पाए गए 4, 6, 10, तो एलिमेंट्स जब शुरू में पाए गए तो उन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना समझना आसान था। उन्हें क्लासिफिकेशन करना क्यों पड़ा, जैसे हम कहते हैं कि इस चैप्टर का नाम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड इट्स पीरियोडिसिटी क्यों पड़ा। यानी हम कहते हैं कि इस चैप्टर का नाम पीरियोडिक टेबल, जो चैप्टर 3 वाला हम पढ़ा रहे हैं, इसका नाम जो था वो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड इट्स पीरियोडिसिटी जो पड़ा, उसका रीजन क्या है, एलिमेंट्स को क्लासिफाई क्यों किया गया, ना करते तो क्या हो जाता। पहला क्वेश्चन ये था, व्हाई डू वी क्लासिफाई एलिमेंट्स एंड हाउ डू वी क्लासिफाई एलिमेंट्स, मतलब एलिमेंट्स को क्यों और कैसे क्लासिफाई करते हैं। यही दो ही कॉन्सेप्ट पर हमें तो बात करनी थी। एलिमेंट को क्लासिफाई करने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये था बेटा कि उस समय जितने भी एलिमेंट्स नोन थे, जो मार्केट में जाने जा रहे थे, उस समय के नोन एलिमेंट्स के बारे में हमने जान तो लिया, लेकिन अब हम उन एलिमेंट्स में प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी कैसे फाइंड आउट करें, और सिमिलरिटी फाइंड आउट करने के बाद हम उसे क्लासिफाई कैसे करें, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उसको पढ़ें कैसे, इस तरह के तमाम विचार शुरू हो गए। तो कहा यह गया कि हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल में जब शुरू में एलिमेंट्स डिस्कवर हुए बेटा, तो उसको अरेंज करने के बारे में, उसकी प्रॉपर्टी को पढ़ करके उसकी प्रॉपर्टी के बेसिस पर अरेंज करने के बारे में विचार किया जाने लगा। अब जब उसको अरेंज करने के बारे में विचार किया जाने लगा तो जो हमारी एनसीईआरटी बताएगी हम उसी को केवल पढ़ेंगे, ठीक है। तो विचार किया जाने लगा तो सबसे पहली बात ये आई कि हम हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल में यही आपको बताने वाले हैं कि पहले कौन से साइंटिस्ट आए, केमिस्ट आए, और उन्होंने क्या बताया, ठीक है, और उनकी क्या कमी रह गई जिसकी वजह से दूसरे को आना पड़ा। यानी जैसे कोई आया होगा, कुछ बताया होगा, है ना, कुछ बताया हो गया, तो उसने जो कुछ भी पहले केमिस्ट ने बताया, साइंटिस्ट ने बताया, उसमें कुछ न कुछ कमी रह गई होगी, या बाद में आई गई होगी, या उसी समय कुछ चीजें ऐसी होंगी जो क्लासिफाई ना हो पाई हो, या कुछ पता ना चल पाया हो, तो बेटा उसके लिए फिर दूसरे को आना पड़ा। तो हम लोग मेरिट्स भी पढ़ेंगे और डिमेरिट्स भी पढ़ेंगे, और पढ़ते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहली बात कर लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो हमारी केमिस्ट्री का पोर्शन है, एनसीईआरटी जो हमारी कहती है बेटा क्लास 11th के, उसमें हमारे यहाँ दो साइंटिस्ट का नाम दिया गया है, डोबेराइनर-स्ट्राइड और न्यूलैंड्स-स्ट्राइड, है ना। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन की क्लास में आपको बताया था, एंटोनी लैवोसियर से लगा करके हमारे बर्जीलियस आते हैं, प्राउट्स आते हैं, फिर एईबीडी कॉनकॉर्टाइस आते हैं, उसके बाद फिर हम डोबेराइनर, न्यूलैंड, इन सभी की तो बात करते हैं, लेकिन कुछ और भी साइंटिस्ट के बारे में बताया गया है। तो आपको अभी उन सभी पर विचार नहीं करना है, क्योंकि हमारे यहाँ उनके विचार की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें जितना अपने सिलेबस में पढ़ना है हम सबसे पहले उस पर विचार करेंगे। तो क्लास 11th के चैप्टर 3 के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो हमारा आज का टॉपिक है। तो चलिए सबसे पहली बात करते हैं कि सबसे पहले कौन आया, यानी कि हमें सबसे पहले ये डिस्कस करना
जानना है कि सबसे पहले आया कौन और बताया क्या, है ना। तो सबसे पहले जो वैज्ञानिक आए बेटा उनका नाम जरा सुनिएगा। सबसे पहले जो आते हैं वो क्या बताते हैं, यानी नंबर 1 पर जिसका नाम हम पढ़ते हैं उनका नाम है बर्जीलियस। क्या नाम है? जे बर्जीलियस। क्या नाम है? जे बर्जीलियस। वो आकर क्या कहेंगे पहले हम इस पर डिस्कस करेंगे, है ना। और आज की क्लास में हम कितने साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करके हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, फिर आपके एनसीईआरटी की मदद से भी हम आपको इसको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलो देखें, हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं, यानी कि ये पोर्शन यहां से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। देखिए, हम पीरियोडिक टेबल के इस पोर्शन में अब स्टार्टिंग करते हैं और देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल के कौन से पार्ट को हम कैसे डिस्कस करेंगे। तो जरा यहाँ पर समझिएगा कि इस पूरे कॉन्सेप्ट के अंतर्गत हमें क्या सिखाया जाएगा, क्या पढ़ाया जाएगा, ठीक है। पीरियोडिक टेबल की ये दशा हम देखते हैं कि पहले कौन आया, क्या बताया, यानी कि हमारा टॉपिक है बेटा हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, है ना। तो पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री के पोर्शन में हम उन सभी लोगों की बातचीत करेंगे, यानी उनका सबका जिक्र होगा जिन्होंने पीरियोडिक टेबल में एक अच्छा रोल प्ले किया और कुछ बताया। तो आइए देखते हैं सबसे पहला नाम। सबसे पहले नाम में हम पढ़ते हैं बेटा बर्जीलियस हाइपोथेसिस। क्या पढ़ते हैं? बर्जीलियस हाइपोथेसिस। खूब ध्यान से समझिएगा, बर्जीलियस हाइपोथेसिस सबसे पहले थी। दूसरे नंबर पे पढ़ते हैं डोबेराइनर लॉ ऑफ ट्राइड्स। दूसरे के बाद तीसरे नंबर की तरफ प्रोसीड करेंगे। पहले नंबर पे हमने देखा बर्जीलियस हाइपोथेसिस, दूसरे नंबर पे डोबेराइनर्स लॉ ऑफ ट्राइड, और तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं जो हमारे सिलेबस में हम उनकी बात करेंगे, हम कहते हैं AEBD, यानी हम कहेंगे AEBD, ठीक है। इनको पढ़ते हैं कॉन कोर्टोइस। फिर हम फोर्थ नंबर पे पहुंचेंगे बेटा, जहां पर हमारे पास नाम है न्यूलैंड का। हम पढ़ते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। फोर्थ के बाद फिफ्थ नंबर पे चलेंगे। देखिए, बर्जीलियस हाइपोथेसिस, डोबेराइनर्स लॉ ऑफ ट्राइड, AEBD कॉनकोर्टोइस, फिर न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के बाद लोथर मेयर हाइपोथेसिस, यानी अगला नाम है लोथर मेयर्स हाइपोथेसिस, यानी कि लोथर मेयर ने क्या काम किया था उसके बारे में बात करेंगे। लोथर मेयर के बाद फिर मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मेंडलीव बड़े ही महान वैज्ञानिक थे, ठीक है। इन्होंने क्या दिया, काम किया, इन्होंने 2 पीरियोडिक टेबल बनाया था बेटा। पहले खुद ही बनाया और फिर उसमें करेक्शन करके दूसरा बनाया, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बाद फिर हम बात करेंगे मोज़ले हाइपोथेसिस, यानी मोज़लेस कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर हमारा आता है। फिर 8वें नंबर पे है कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमें पढ़ाया जाता है किसके द्वारा, हमें जो वैज्ञानिक का नाम बताया गया बोर, बरीरैंग एंड वर्नर, यानी कि ये लास्ट में हमें डिस्कस करना। तो टोटल हमारे पास जो हाइपोथेसिस दिखाई दे रही है, इतने लोगों के बारे में हमें एक एक करके जिक्र करना है और समझना है कि किस साइंटिस्ट के द्वारा क्या कॉन्सेप्ट दिया गया, ठीक है। अब बहुत आसान तरीके से हम आपको इसको समझाएंगे। पहले हम आज की ये जो लेक्चर है, यानी ये फर्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में बात करेंगे बेटा, यानी ये जो आपको 4 वैज्ञानिक दिखाई दे रहे हैं, यानी कि शुरू के 4 हिस्ट्री वाले कॉन्सेप्ट में, इसको हम लेक्चर 1 में डिस्कस करेंगे, यानी लेक्चर फर्स्ट जो हमारा है इसमें ये डिस्कशन होगा। उसके बाद हम कहते हैं कि उसके और आगे जाएंगे तो ये जो लेक्चर सेकंड में हम इसका डिस्कशन करेंगे लेक्चर 2 में, ठीक है। लेक्चर 2 तो वैसे भी हमारा ये लेक्चर 2 ही है, लेकिन अब आप देख पा रहे होंगे कि 1 तो हमने इंट्रोडक्शन दे दिया था, तो ये लेक्चर 2 हो जाएगा हमारा, और ये हमारा लेक्चर 3 हो गया। और उसके बाद ये जो दोनों पोर्शन नीचे के रिमेनिंग है, इसको हम लेक्चर
4 में डिस्कस करेंगे, यानी कि 4 लेक्चर में हम लोग इस पूरे पोर्शन को आसानी से समझ ले जाएंगे। लेक्चर 4 के बाद लेक्चर 5 में हम और भी बातचीत करेंगे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड। तो ओवरऑल आप ये देख पा रहे हैं कि हमारा जो हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल है, यानी जो पहला टॉपिक है पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री का पोर्शन, यानी कि हम क्लासिफिकेशन पीरियोडिक टेबल का जो कर रहे हैं उसमें इतने लोगों का अहम योगदान दिखाई दे रहा है। यानी सबसे पहले पार्ट हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल में हुआ डिस्कशन 8 लोगों का, यानी ये 8 कॉन्सेप्ट टोटल हमें बेटा इस अपने सिलेबस में पढ़ने हैं। तो 8 कॉन्सेप्ट पर एक एक करके हम बातचीत करते हैं और फिर आपके एनसीईआरटी बुक में आएंगे, वहां से भी हम रिलेट करके चीजों को समझाएंगे, बेहतरीन समझ में आएगा। बस मन लगा करके पढ़िए और हम जो भी बात बता रहे हैं बेटा आप केवल समझने की कोशिश रखिए। चैप्टर तो हमारी गारंटी है कि आपको समझ में आएगा, ठीक है। वैसे भी पीरियोडिक टेबल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ऐसा पार्ट है कि अगर ये पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ लिया तो जो आप पहले से रटते चले आ रहे हो, यानी कि आपको याद होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, आयन, कंपाउंड जैसे तमाम कॉन्सेप्ट जो आपको आज तक का जीवन बर्बाद कर दिए हैं, यानी केमिस्ट्री जिस वजह से टफ लगती है वो वजह सिखा रहा हूं। अगर सीख गए वो वजह तो आपको केमिस्ट्री टफ लगना बंद हो जाएगी। लेकिन हाँ बेटा ये है कि मन लगाकर पढ़ना पड़ेगा, इतना भी आसान नहीं है जितना आसान आप समझ बैठते हैं। तो इसलिए इस प्रकार की कोई भी गलती ना करते हुए मन लगाकर पढ़ने पर फोकस बनाए रखें। आइए चलते हैं हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल के अगले कॉन्सेप्ट में। उससे पहले हम एक बार आपको रिमाइंड करा दें कि हमारे पास ये 8 कॉन्सेप्ट हैं पीरियोडिक टेबल के, जिसमें हम पीरियोडिक टेबल के इतिहास को बेहतरीन समझाने का प्रयास आपके साथ कर पाएंगे। यानी कि हम सबसे पहले बात करेंगे बर्जीलियस हाइपोथेसिस, डबेराइनर, एईबीडी कॉनकॉर्टाइस, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव और लोथर मेयर। फिर मेंडलीफ के द्वारा पीरियोडिक टेबल जो बताया गया, मेंडलीफ ने क्या कहा, डिमिट्री मेंडलीफ रशियन केमिस्ट थे ये, और इन्होंने क्या बताया, क्यों इनका मॉडल कैंसिल हो गया। फिर हेनरी मॉजले जो फिजिक्स में एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कूदे केमिस्ट्री में सफलता हासिल नहीं हो पाई, उसके बाद फिर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की तरफ मूव करेंगे। तो जरा देखते हैं इस हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल को लेकर के आगे चलते हुए इसी क्रम में हम अब आपसे डिस्कस करने वाले हैं क्या, जरा देखिए क्या डिस्कस करने वाले हैं। अब हम आपसे सबसे पहला कॉन्सेप्ट मतलब कि ये जो हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, इस हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल का जो पहला कॉन्सेप्ट है वही हम आज आपसे डिस्कस करेंगे। यानी हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल हमारा टॉपिक है मेन, और इसमें हम जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो हमारा है बर्जीलियस हाइपोथेसिस। यानी पहले कॉन्सेप्ट में हम क्या पढ़ेंगे बेटा, पहले कॉन्सेप्ट में हम बर्जीलियस हाइपोथेसिस पढ़ेंगे। एक बात और जानकारी के लिए बता दें कि ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, यानी बर्जीलियस की हाइपोथेसिस आपके हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल के सिलेबस में नहीं है, लेकिन यहीं से हम इसकी शुरुआत करते हैं क्योंकि यहां से आपको समझाना आसान होता है बेटा। अब जरा एक काल्पनिक कहानी हम लोग पढ़ रहे थे, वो कहानी क्या थी कि एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम जान पा रहे हैं थोड़ा बहुत, लेकिन हम उसको क्लासिफाई नहीं कर पा रहे हैं। क्लासिफाई करने का मतलब हम उसे सेपरेट नहीं कर पा रहे थे। तो उस समय बर्जीलियस हाइपोथेसिस में नाम है इनका जे बर्जीलियस, पूरा नाम जे बर्जीलियस आए। यानी कि जे बर्जीलियस ने सबसे पहले एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन में कदम रखा, और क्लासिफिकेशन के लिए उन्होंने एक छोटी सी बात बताई। उन्होंने कहा कि उस समय जितने भी एलिमेंट्स नोन थे, बर्जीलियस का कहना था कि जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पर इनको मेटल और नॉन मेटल 2 पार्ट में क्लासिफाई कर दो। यानी बर्जीलियस हाइपोथेसिस में हम ये पढ़ते हैं कि अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, फर्स्ट वन इज मेटल एंड सेकंड वन इज नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्रॉपर्टी। यानी कि बर्जीलियस का कहना था कि जितने भी एलिमेंट्स हैं अभी तक बेटा उसको 2 पार्ट में क्लासिफाई कर दो, एक को मेटल कह दो, दूसरे को नॉन मेटल कह दो, ऐसा बर्जीलियस का मानना था। बर्जीलियस हाइपोथेसिस में हम सबसे पहली बात बढ़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो बर्जीलियस ने कहा कि इन्होंने क्लासिफिकेशन किया, यानी ही क्लासिफाइड आप लिखते थे ना बर्जीलियस, अकॉर्डिंग टू जे बर्जीलियस एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। यानी हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस, यानी स्टेटमेंट की अगर हम बात करेंगे तो हम स्टेटमेंट में क्या पढ़ते हैं, हम इनके स्टेटमेंट में बेटा ये डिस्कस करते हैं कि बर्जीलियस ने क्या कहा था। बर्जीलियस ने कहा अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस,
एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड into metals and non-metals on the basis of their properties, on the basis of its properties। यानी कि एलिमेंट्स को हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, एक को मेटल कह सकते हैं, दूसरे को नॉन मेटल कह सकते हैं। और ये जो कहने की बात बताई गई, ये किसके बेसिस पे बताई गई? कहा गया कि उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, हम उसको दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक को मेटल कहेंगे, एक को नॉन मेटल कहेंगे। ये इनका क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। लेकिन अब कहा यह गया कि इन्होंने ये बात तो बता दी बेटा, लेकिन थोड़े ही समय में ये बात डिमेरिट्स में बदल गई। यानी कि ये तो खूबियां थी, अच्छाई ये थी कि इन्होंने कहा कि जितने भी एलिमेंट अभी तक हैं उसको दो पार्ट में क्लासिफाई कर दो, एक को मेटल कह दो, दूसरे को नॉन मेटल कह दो। लेकिन जो ये मेटल और नॉन मेटल में इन्होंने क्लासिफिकेशन किया, ये ज्यादा देर चल ना सका, थोड़ी ही देर में ये खत्म हो गया। यानी कि हम इनकी डिमेरिट्स में क्या पढ़ते हैं, अगर इनकी कमी देखी जाए तो डिमेरिट्स में ये हो गई कि बट दिस क्लासिफिकेशन कुड नॉट एक्सप्लेन देम प्रॉपरली। यानी कि अगर हम इनके डिमेरिट्स की बात करते हैं, यहां तो मेरिट्स थी, अब डिमेरिट्स में कमियों की बात करेंगे तो कहा गया दिस क्लासिफिकेशन cannot explain them properly। यानी कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बेसिस पर ये जो क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया, ये उसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सके। यानी इन्होंने कहा कि मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी के बेसिस पर, अब जैसे मेटल की प्रॉपर्टी बेटो देखो, मेलेबिलिटी होती है, डक्टिलिटी होती है, सोनोरस होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होती है ना, कंडक्टिविटी उसके अंदर होती है। तो उसके बेसिस पर इन्होंने कहा कि मेटल को एक तरफ रख लो, नॉन मेटल को एक तरफ रख लो। इनका बड़ा अच्छा सा फंडा था, इन्होंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाया कि उस समय जितने भी एलिमेंट्स थे, इन्होंने एक सजेशन दिया, यहां जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पर दो पार्ट में डिवाइड कर लो। जो एक तरह की प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, अगर वो मेटालिक जैसी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं तो उनको मेटल बोल दो, जो नॉन मेटालिक शो कर रहे हैं उनको नॉन मेटल कर दो, और दोनों को अलग अलग कह दो, और एक तरफ मेटल वाले को रखते जाओ, एक तरफ नॉन मेटल वाले को रखते जाओ। ऐसा बर्जीलियस का क्लासिफिकेशन था। लेकिन इस बर्जीलियस के इस क्लासिफिकेशन में आने वाले सारे एलिमेंट्स नहीं आ पाए, या वो एलिमेंट्स भी क्लासिफिकेशन के मद्देनजर नहीं रखे जा सके, जिसकी वजह से बर्जीलियस का यह कॉन्सेप्ट समाप्त होता है। यानी जे बर्जीलियस की यह बन गई डिमेरिट, यानी कि इनका क्लासिफिकेशन प्रॉपरली सभी चीजों को एक्सप्लेन ना कर सका, इसलिए जे बर्जीलियस को जाना पड़ेगा। यानी बर्जीलियस अब चले जाएंगे, क्योंकि बर्जीलियस का यह क्लासिफिकेशन बहुत लंबे समय तक नहीं चला और इनका एक्सप्लेनेशन पार्ट भी उतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि इनके द्वारा हर एक बात एक्सप्लेन नहीं की जा सकी। तो बर्जीलियस यहां से आगे की तरफ बढ़ते हैं। बर्जीलियस के बाद हमारे दूसरे वैज्ञानिक आएंगे जिनका नाम है डोबेराइनर। ठीक है, जॉन डोबेराइनर। इनके द्वारा क्या दिया गया बेटा, इन्होंने लॉ ऑफ ट्राइड्स के बारे में बताया। क्या बताया? लॉ ऑफ ट्राइड्स के बारे में बताया। इन्होंने कहा कि ट्राइड्स के कॉन्सेप्ट को सबसे पहले इन्होंने दिया। जॉन डोबेराइनर दूसरे नंबर पे आते हैं, ये हमारे सिलेबस में है, यहीं से हमारा सिलेबस शुरू होता है। जॉन डोबेराइनर कहते हैं कि इन्होंने तीन एलिमेंट का एक ग्रुप बनाया। क्या बनाया? ट्रायड। ट्रायड मतलब तीन एलिमेंट को एक साथ इन्होंने कंसीडर किया। डोबेराइनर जब आए तो इन्होंने तीन एलिमेंट को बेटा एक साथ कंसीडर करके एक ग्रुप बनाया, यानी तीन एलिमेंट का इन्होंने ट्रायड बनाया। इनके एक ग्रुप में तीन एलिमेंट्स थे, इसीलिए इनको हम ट्रायड कहते हैं। और लॉ ऑफ ट्रायड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने तीन एलिमेंट के रिस्पेक्ट में ही कॉन्सेप्ट बताया, यानी कि थ्री एलिमेंट्स को एक ग्रुप में कंसीडर करके इन्होंने कुछ प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी बताने का काम किया, इसीलिए इनके द्वारा दिया गया जो रूल था उसे लॉ ऑफ ट्रायड्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब कहा यह जा रहा है कि बेटा जब जॉन डोबेराइनर आए तो उन्होंने लॉ ऑफ ट्रायड्स का कॉन्सेप्ट दिया, तीन एलिमेंट का उन्होंने एक ग्रुप बनाया और उसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन को फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो आइए देखते हैं कि जॉन डोबेराइनर क्या काम करने वाले हैं और क्या बात बताने वाले हैं। तो जरा देखिए कि डोबेराइनर क्या कहते हैं। कहा गया अकॉर्डिंग टू डोबेराइनर द एटॉमिक मासेज ऑफ मिडिल एलिमेंट इज
मीन ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। यानी आप ये कहेंगे कि उन्होंने जैसे 3 एलिमेंट लिया, तो जो ऊपर वाला एलिमेंट है, जो नीचे वाला एलिमेंट है, उसका उन्होंने क्या किया, मास लिख लिया बेटा, और ऊपर वाले एलिमेंट का मास और नीचे वाले एलिमेंट के मास का मीन निकाला जाए, सम करके 2 से डिवाइड कर दिया जाए, तो जो बीच वाला एलिमेंट है उसका मास निकल आता है। उनका कहना था कि अगर कहीं पर ऐसी चीज हो रही है तो इसका मतलब कि वो तीनों एलिमेंट की प्रॉपर्टी आपस में सिमिलर है। यानी कि उन्होंने 3 एलिमेंट का ट्रायड का कॉन्सेप्ट लिया। उन्होंने कहा कि फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट यानी फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का मास का जो मीन होगा वो सेकंड वाले एलिमेंट के मास के बराबर होगा। अगर ऐसा होता है तो उस ट्रायड में पाए जाने वाले तीनों एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, ऐसा डोबेराइनर का कहना था। तो बेटा डोबेराइनर ने यह बात बताई कि एवरी फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट या फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का जो मास का मीन है वो सेकंड वाले के बराबर होगा। यानी वो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू डोबेराइनर्स ट्रायड, हम लिखेंगे क्या स्टेटमेंट, हम लिखते हैं द एटॉमिक मासेस ऑफ मिडिल एलिमेंट इज इन ईच ट्रायड इज द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। यानी यहां से जो हमारी बात बनेगी वो ये बनेगी, अगर हम स्टेटमेंट की बात करेंगे बेटा तो हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू डोबेराइनर्स। यानी कि अगर हम डोबेराइनर के अकॉर्डिंग बात करते हैं, ठीक है, तो हम डोबेराइनर के अकॉर्डिंग क्या कहेंगे, यानी हम कहते हैं कि अगर डोबेराइनर के कॉन्सेप्ट को कंसीडर करके चलेंगे तो हम बताते हैं कि द मास ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट इज द, यहां से लिखते हैं द एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट is the average mass of first and last element of each triad कहा यह गया कि अकॉर्डिंग टू डोबेराइनर के अकॉर्डिंग ये बताया गया एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट, यानी जो बीच में एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास होगा वह पहले और तीसरे वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास का मीन होगा, यानी एवरेज होगा। अगर ऐसा है तो उस ट्रायड में पाए जाने वाले तीनों एलिमेंट की प्रॉपर्टी आपस में सिमिलर होगी। फिर से सुनना, हम जैसा कि पहले भी आपको बताया बेटा कि डोबेराइनर ने 3 एलिमेंट का एक ट्रायड कंसीडर किया। उस ट्रायड में जब हम बातचीत करते हैं तो ट्रायड में उन्होंने ये बताया कि पहले एलिमेंट का और तीसरे एलिमेंट का जो मास होगा उसका मीन जब हम निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, तो बीच वाले के बराबर आएगा। अगर बीच वाले के एग्जैक्टली बराबर आ रहा है एवरेज मास और बीच वाले का एटॉमिक मास, अगर ये दोनों बराबर है, बिल्कुल डिफरेंस नहीं है, तो इसका मतलब वो तीनों एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होगी। यही डोबेराइनर का स्टेटमेंट था। अब डोबेराइनर ने ये स्टेटमेंट तो दे दिया और इस पर उन्होंने काम भी शुरू कर दिया। जरा देखिए क्या काम शुरू किया। उन्होंने कहा कि एक ट्रायड उन्होंने बताया और उस ट्रायड में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये 3 एलिमेंट उन्होंने कंसीडर कर लिए, ठीक है। अब कहा यह कि जो लिथियम का मास है वो 7 होता है, उन्होंने कहा जो पोटेशियम का मास है वो 39 होता है। एक ट्रायड में ये दोनों एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट है, ये थर्ड है और ये बीच वाला एलिमेंट है। यानी कि डोबेराइनर के द्वारा फर्स्ट ट्रायड यही कंसीडर किया गया। उसके बाद बताया गया कि इन दोनों का अगर हम मास का मीन निकाल लें तो 7 + 39/2 होगा बेटा, तो 46/2 कहेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 23 आएगा। तो कहा यह गया कि जो सोडियम होता है इसका भी मास कितना होता है, इसका भी मास 23 होता है। इसका मतलब ये मास और ये मास, यानी कि जो हमने कैलकुलेट किया और जो ऑब्जर्व्ड हमने जो कैलकुलेट किया और जो ऑब्जर्व्ड मास है जो होता है सोडियम का, वो दोनों बराबर हो गया। इसका मतलब ये तीनों एलिमेंट जो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, जो फर्स्ट ट्रायड के तीनों एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, इनका प्रॉपर्टी आपस में सिमिलर होगी। यानी लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की प्रॉपर्टी एक जैसी होगी, यानी इनकी प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी होगी। ऐसा किसका कहना था, जॉन डोबेराइनर का कहना था। अब बेटा डोबेराइनर बड़े आदमी बनने के कगार पे आ चुके हैं। पहला ट्रायड का काम ये बता दिए। पहले ट्रायड के बाद हम दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। फिर हमने दिमाग ये लगाया कि अगर हम इसके आगे जाते हैं तो जैसे हमारे पास एक ट्रायड ये आया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है।
अब कहा यह गया कि अगर हम क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की बात करते हैं तो कहा गया इसका जो मास होगा और जो इसका मास होगा, अगर इसका मास A है, इसका मास B है, तो इसका मास हमें देखना है तो हम क्या करेंगे, A प्लस B की वैल्यू जो अपान 2 करेंगे। अगर ये C आ जाता है और इसका भी C है तो इसका मतलब ये तीनों का मास आपस में क्या होगा, तीनों की प्रॉपर्टी आपस में क्या होगी, सिमिलर होगी। यानी इन दोनों के मास का जो मीन होगा वह इसके बराबर होना चाहिए था। लेकिन यहीं से लफड़ा शुरू हो गया। लफड़ा क्या शुरू हुआ बेटा कि इसका मास C आना चाहिए था और इसका C है। पता लगा कि यहां C नहीं, यहां C.5 आ रहा है और ये कितना है, C है। यानी कि जो हमने कैलकुलेट किया और जो ऑब्जर्व्ड मास है, यानी जो है हकीकत में, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आने लगा। जैसे यहां कोई डिफरेंस नहीं था, यहां पर 0.5 का डिफरेंस आ गया। तीसरा ट्रायड जब उन्होंने लिया कैल्शियम स्ट्रोंशियम वाला और बेरियम वाला, यानी CaSrB, यानी कैल्शियम स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये उन्होंने तीसरा ट्रायड लिया तो पता लगा कि इसमें 1 का डिफरेंस आने लग गया। यहां 0.5 का डिफरेंस है, यहां 1 का डिफरेंस। इस प्रकार से यह देखा जा रहा है कि कहीं पर 0.5 का आ रहा है, कहीं पर 1 का आने लगा। जब ये डिफरेंस देखा गया, यानी ये अभी आपको हम आगे रूल में बता देंगे कैसे आया, कितना आया, तो ये जो डिफरेंस आया कभी पर 0.5 का आ रहा है, फिर 1 का आने लगा, 0.7 का आने लगा, यानी ये जो डिफरेंस आने लगा मीन वाले से और जो एटॉमिक मास मिडिल एलिमेंट का है उसमें अंतर आने लग गया, डिफरेंस फेंकने लगा। तो ऐसी केस में अब उनसे सवाल किया गया कि भाई अगर इसका और इसका मास बराबर नहीं है, आपने तो यही कहा था अपने स्टेटमेंट में, यही कहा था ना कि मिडिल एलिमेंट का मास हमेशा ऊपर और लास्ट वाले एलिमेंट के मीन के बराबर होगा। लेकिन आपका मिडिल वाले का मास और जो मीन आ रहा है, एवरेज मास आ रहा है, दोनों में डिफरेंस आने लग गया। तो आपका सेकंड ट्रायड और थर्ड ट्रायड में ये डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। तो उन्होंने कहा हाँ बढ़ता तो जा रहा है, कहीं इसका मतलब आपके इन तीनों एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी कि नहीं, इसमें तो संशय की बात हो गई, क्योंकि जो आपने कॉन्सेप्ट कंसीडर किया था उसे तो आप अब फॉलो नहीं कर रहे हैं ना। इसीलिए इनका जो रूल था बेटा लॉ ऑफ ट्रायड वो खत्म हो गया। यानी कि लॉ ऑफ ट्रायड इन्होंने जो दिया था ये 9 एलिमेंट तक तो अप्लीकेबल था, उसके बाद के एलिमेंट्स पर इसकी अप्लीकेबिलिटी खत्म होने लगी। यानी कि मिडिल एलिमेंट का मास और जो एवरेज मास है उसका डिफरेंस बहुत ज्यादा आने लग गया, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जनरेट होना शुरू हो गई। अब किसी में 1 आ रहा है, किसी में 0.5 आ रहा है, यानी कि डोबेराइनर्स ट्रायड कॉन्सेप्ट ऑल्सो फेल्ड बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स नोन कुड नॉट बी अरेंज्ड इन ट्रायड। यानी कि उस समय जितने भी एलिमेंट्स नोन थे उनको ट्रायड में अरेंज नहीं किया जा सका, इसीलिए डोबेराइनर का यह कॉन्सेप्ट फेल हो गया। यानी कि उस समय जितने नोन एलिमेंट्स थे उनको डोबेराइनर ने अपने ट्रायड के रूल में अरेंज नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके बेटा? क्योंकि वो डिफरेंस बढ़ता जा रहा था, प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी घटती जा रही थी, इसीलिए डोबेराइनर का यह लॉ ऑफ ट्रायड यहीं पर समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि डोबेराइनर का यह लॉ ऑफ ट्रायड आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो बेटा हम आगे चलते हैं। अब हम जॉन डोबेराइनर से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। इनकी मेरिट्स और डिमेरिट्स हमने बता दी कि मिडिल एलिमेंट का मास एवरेज मास के बराबर ना हो पाने की वजह से एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से उस समय पाए जाने वाले सभी एलिमेंट पर इन्होंने लॉ ऑफ ट्रायड अप्लाई भी नहीं कर सके और इनका 9 एलिमेंट तक यह रूल पाया गया, उसके बाद फेल होता दिखाई दिया और इसीलिए डोबेराइनर बेचारे चले गए। डोबेराइनर का कार्यक्रम समाप्त होता हुआ अब हम इसके आगे चलेंगे। अब इसके आगे जैसे हमने अगली बात हमें जो डिस्कस करनी है वह ये है कि अगले साइंटिस्ट तीसरे नंबर पर हमारे एनसीईआरटी में आते हैं जिनका नाम ही थोड़ा सा लफड़ेदार है, AEBD कॉनकॉर्टोइस। अब ये आए, अब इन्होंने क्या काम किया जरा समझिए। इन्होंने सबसे पहला काम इन्होंने एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट दिया, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक मास। ठीक है, इन्होंने एटॉमिक मास के कॉन्सेप्ट पर पीरियोडिक टेबल बनाने का काम किया। यानी इनके द्वारा 2 बात है। पहली बात ये थी इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक वेट का कॉन्सेप्ट कंसीडर किया
और एक सिलेंड्रिकल पीरियोडिक टेबल बनाने का काम किया। ठीक है, इन्होंने देखो ये और जानदार आदमी, इनका पीरियोडिक टेबल हमारे सिलेबस में नहीं, लेकिन हम केवल जानकारी के लिए इतना जानते हैं कि इन्होंने उस समय के एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के ऑर्डर में अरेंज किया और वेट के ऑर्डर में अरेंज करके इन्होंने एक सिलेंड्रिकल पीरियोडिक टेबल बनाया। जैसे मान लो एक कॉपी में मान लो बेटा लिख लिया जाए और लिखने के बाद उसको ऐसे फोल्ड कर दिया जाए। फोल्ड करने का मतलब जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं दिखाऊं आपको, जैसे मान लो ये कॉपी है आपकी, ठीक है, अगर ये कॉपी है, इस कॉपी में मान लो ऐसे ऐसे एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया जाए, अरेंज करने के बाद इसको ऐसे करके फोल्ड कर दिया जाए। देखो ये ऐसे करके फोल्ड कर दिया गया। अब ये क्या हो गया, सिलेंड्रिकल हो गया। तो इन्होंने इस प्रकार से एक सिलेंड्रिकल पीरियोडिक टेबल बनाने का काम किया था। ये नाम किसका है, ये सिलेंड्रिकल पीरियोडिक टेबल या कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक वेट का जो कॉन्सेप्ट था वो AEBD कॉनकोर्टॉइस के द्वारा आया। ठीक है, ये इनका तीसरा काम था, छोटा सा काम इन्होंने भी किया है, नाम इनका भी आ गया है, NCERT में है इसलिए ये बता दिया जा रहा है। चौथे नंबर पे जिनका पीरियोडिक टेबल है वो है न्यूलैंड, यानी कि अगले नंबर के साइंटिस्ट आते हैं बेटा न्यूलैंड, और उन्होंने कहा उन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के बेसिस पर अपने पीरियोडिक टेबल को दिया। यानी इसके पहले देखिए लॉ ऑफ ट्राइड्स था, अब हम लॉ ऑफ ऑक्टेव की बात करते हैं। लॉ ऑफ ऑक्टेव का मतलब क्या है, न्यूलैंड ने सबसे पहले लॉ ऑफ ऑक्टेव का कॉन्सेप्ट लिया। इन्होंने जब अपना पीरियोडिक टेबल बनाया तो इनके पीरियोडिक टेबल की कुछ खास बातें थी। पहली खास बात यह थी कि इन्होंने एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में पीरियोडिक टेबल बनाने का काम किया, यानी इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट का कॉन्सेप्ट लेकर के ये चल रहे थे। ठीक है, पहला जो सबसे पहला काम ये था कि इन्होंने, अभी देखो इनके पहले एटॉमिक वेट का कॉन्सेप्ट आया तो ये भी एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में पीरियोडिक टेबल बनाने का काम किया। एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में पीरियोडिक टेबल बनाने के साथ साथ इनका जो सबसे पहला काम ये था कि एवरी फर्स्ट एलिमेंट, यानी ये कहते हैं कि एवरी फर्स्ट एलिमेंट्स प्रॉपर्टी इज सिमिलर with eighth elements of periodic table, with eighth element of PT, eighth element of periodic table, यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी आठवें एलिमेंट से सिमिलर है। यानी कि प्रत्येक पहले एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल, प्रत्येक पहले एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी थी बेटा वो उसके बाद आने वाले आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी से सिमिलर होगी। इन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल म्यूजिकल ऑर्डर में बनाया था। म्यूजिकल ऑर्डर का मतलब इन्होंने सा रे गा मा प ध नी सा इस बेसिस पर एलिमेंट्स को अरेंज करने का काम किया था। इन्होंने कहा कि अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं जैसे सा रे गा मा प ध फिर नी फिर सा आता है, तो ये पहला एलिमेंट सा हो गया, तो जो फिर सा आया ये कौन से पोजीशन पे आ रहा है, एट्थ पर ना। तो एवरी फर्स्ट एलिमेंट प्रॉपर्टी इज सिमिलर विथ नेक्स्ट एट्थ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, दैट्स व्हाई ही गेव द नेम ऑफ इट्स पीरियोडिक टेबल लॉ ऑफ ऑक्टेव। यानी कि उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल का नाम क्या दिया, लॉ ऑफ ऑक्टेव कहा। जरा देखना बेटा कि अगली बात हम क्या पढ़ते हैं। उन्होंने ये कहा था कि अगर हम पीरियोडिक टेबल बनाते हैं तो वो सा रे गा मा प ध नी ये हो गया। अब फिर सा आता है तो इसी बेसिस पर वो पीरियोडिक टेबल बनाए, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, ये सातवां, और ये कौन सा एलिमेंट हो गया, आठवां। तो पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी और आठवीं ये दोनों एक ग्रुप में आ गए ना, तो इसकी प्रॉपर्टी आपस में सिमिलर होगी, ऐसा इनका कहना था। तो इनका जब कहना ऐसा था तो इन्होंने जब एलिमेंट्स लिए तो पहला एलिमेंट जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर यहाँ आया सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ये कहते हैं कि देखिए इनकी प्रॉपर्टी आपस में सिमिलर है, इनकी आपस में सिमिलर है, इनकी आपस में सिमिलर है, इनकी आपस में सिमिलर है। ये कहते हैं अगर इसको पहला काउंट करोगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, ये देखो पहला ये हुआ तो आठवां ये हो जाएगा। यानी एवरी फर्स्ट एलिमेंट्स प्रॉपर्टी इज सिमिलर विथ नेक्स्ट एट्थ एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल इन लॉ ऑफ ऑक्टेव विच वॉज गिवन बाई न्यूलैंड।
अब ये बात तो हमें समझ में आ गई कि न्यूलैंड ने जो लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था उसमें एक एलिमेंट यानी जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी उसके बाद आने वाले 8वें एलिमेंट से क्या है, सिमिलर है। तो एवरी फर्स्ट एलिमेंट प्रॉपर्टी इज सिमिलर विथ नेक्स्ट 8th एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। यानी ये किसके द्वारा बताई गई बात हो गई बेटा, ये न्यूलैंड ने बताया था। तो न्यूलैंड का कॉन्सेप्ट हम आपको समझा चुके हैं, यानी न्यूलैंड की मेरिट तो हमें समझ में आ गई कि न्यूलैंड ने काम क्या किया। पहला काम उनका यह था कि एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में पीरियोडिक टेबल बनाने का काम किया। उन्होंने ये कहा कि पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो होगी 8वें एलिमेंट से सिमिलर होगी। सारे गामा पधनिसा को कंसीडर करते हुए उन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया। ठीक है, ये बात उन्होंने अच्छी की। अब चलो हम बात करते हैं यही डीमेरिट्स की कि आखिर न्यूलैंड ने जब इतना अच्छा काम किया तो ये चले क्यों गए, यानी न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। यानी कि न्यूलैंड का जो लॉ ऑफ ऑक्टेव है अगर वो इतना अच्छा था तो उनके इस लॉ ऑफ ऑक्टेव में क्या कमी रह गई। पहली कमी थी कि नो पोजीशन रिजर्व फॉर अननोन एलिमेंट्स, यानी नो पोजीशन रिजर्व्ड फॉर अननोन एलिमेंट्स। अब देखिए एक्सपेक्टेशन कितनी लोगों से बढ़ती जाती है, यानी लोगों ने यह एक्सपेक्ट किया कि अगर न्यूलैंड आए हैं, पीरियोडिक टेबल बनाए हैं, तो जो एलिमेंट्स अभी डिस्कवर नहीं हुए हैं उसके लिए ये क्या कोई जगह छोड़ेंगे अपने पीरियोडिक टेबल में। तो इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में कोई जगह नहीं छोड़ी थी, किसके लिए, फर्दर नोन एलिमेंट्स के लिए। जो एलिमेंट्स बाद में आएंगे उसके लिए इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में कोई जगह नहीं छोड़ी। यह भी इनकी एक ड्रॉबैक में कंसीडर हो गया, यानी कि बाद में डिस्कवर होने वाले एलिमेंट्स के लिए इनके पीरियोडिक टेबल में किसी प्रकार का कोई प्लेस नहीं था। दूसरी बात यह थी कि इनका जो पीरियोडिक टेबल बना बेटा वह अप्लीकेबल नहीं था हायर एटॉमिक मास एलिमेंट्स के लिए। यानी आप कह सकते हो कि इट इज नॉट अप्लीकेबल फॉर हायर एटॉमिक मास एलिमेंट्स, यानी जिसका मास ज्यादा है ऐसे एलिमेंट्स के लिए इनका पीरियोडिक टेबल अप्लीकेबल नहीं था। यानी इनके पीरियोडिक टेबल की ये दूसरी ड्रॉबैक निखर कर बाहर आती हुई। तीसरी ड्रॉबैक ये थी कि कुछ ऐसे भी एलिमेंट इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में प्लेस कर दिए थे जिसकी प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी नहीं थी। यानी कि एक ग्रुप में ऐसे ही एलिमेंट भरने थे ना जिसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होनी चाहिए थी, लेकिन ये अपने स्टेटमेंट को प्रूफ करने के चक्कर में कि पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी 8वें से बराबर होगी, ये जरूरी थोड़ा ना। तो इन्होंने क्या किया कि कहीं कहीं पर ऐसे एलिमेंट को भी कंसीडर कर लिया जिसमें प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी नहीं थी लेकिन कंसिडरेंस था। इसका मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि इनके पीरियोडिक टेबल में कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स थे जिनकी प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी नहीं थी लेकिन फिर भी इन्होंने उसको अपने पीरियोडिक टेबल में रखा हुआ था। यानी कि ये दूसरी बात थी, अब इसको लिखेंगे नहीं, ठीक है। इनका जो पीरियोडिक टेबल था वह केवल कैल्शियम तक सक्सेसफुल था, यानी सक्सेसफुल अप टू कैल्शियम एलिमेंट, यानी कि कैल्शियम एलिमेंट तक ही सक्सेसफुल था। यानी कैल्शियम के बाद इनके पीरियोडिक टेबल के सक्सेसफुल होने की संभावनाएं कम थी या फिर नहीं था। आगे बात आई, न्यूलैंड somehow thought that only 56 एलिमेंट्स एग्जिस्टेड इन नेचर। न्यूलैंड का कहना ऐसा था कि केवल 56 एलिमेंट नेचर में एग्जिस्ट करते हैं और उसके बाद के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। नो मोर एलिमेंट्स वर लाइकली टू बी डिस्कवर्ड, यही सबसे बड़ी कमी थी। फॉर्म में आ गए, थोड़ा सा मॉडल क्या चल गया, ये थोड़ा जोश में आ गया। इन्होंने कहा कि केवल हमारे नेचर में 56 एलिमेंट्स पाए जाते, वहां तक का हम काम कर दिए। इनका कहना था कि इसके बाद एलिमेंट नहीं आएंगे, उसकी डिस्कवरी नहीं होगी। यानी कि 56 के बाद जो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए उनके बारे में जब इनसे पूछा जाने लगा, भैया तुम तो कहे थे कि अभी अभी नहीं करेंगे, तो आ कैसे गए, तब इनका दिमाग खराब हो गया, क्योंकि इन्होंने कहा था केवल 56 ही एग्जिस्ट करेंगे और नो मोर एलिमेंट्स कैन बी डिस्कवर्ड फर्दर इन नेचर, यानी कि कोई भी एलिमेंट की डिस्कवरी फर्दर नहीं हो पाएगी। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह थी कि जब नोबल गैस की डिस्कवरी हुई
तिनका मॉडल का खात्मा हो गया, यानी नोबल गैसेज के लिए इनके पीरियोडिक टेबल में किसी प्रकार की कोई भी जगह नहीं थी, यानी इन्होंने नोबल गैस के लिए कोई काम ही नहीं किया। नोबल गैस की डिस्कवरी हुई, उसके अरेंज करने की बात आई, जब उसे अरेंज किया जाने लगा तो इनके ग्रुप का पूरा सत्यानाश हो गया, क्योंकि ऊपर से ये मिलाएं तो जहां नोबल गैस रख दें उसकी प्रॉपर्टी ही खत्म हो जाए, यानी सारी सिमिलरिटी समाप्त हो गई। तो नोबल गैस के लिए भी न्यूलैंड ने किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया था। तो बेटा मुझे उम्मीद है कि न्यूलैंड का कॉन्सेप्ट और इनकी डिमेरिट आप जोरदार तरीके से समझ गए होंगे। पहली बात फिर से सुने, कोई भी रिजर्व प्लेस इन्होंने नहीं रखी कि बाद में जो आएंगे उनको कहां रखा जाएगा, जो फर्दर डिस्कवर होंगे उन एलिमेंट्स को रखेंगे कहां, इनके पास कोई स्थान नहीं था। कहा गया कि हायर एटॉमिक मास, यानी कि जो बाद में आएंगे उनका मास ज्यादा होगा, तो उनके लिए इन्होंने कोई प्लेस नहीं छोड़ा था। कैल्शियम तक केवल सक्सेसफुल था, 56 एलिमेंट तक इन्होंने काम किया था। उसके बाद के एलिमेंट्स के लिए इन्होंने कहा कि उसके बाद डिस्कवरी ही नहीं होगी, इतने ही एलिमेंट रहेंगे। उसके थोड़ा सा आगे गए तो इन्होंने नोबल गैस के बारे में कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया, इन्होंने ये बता ही नहीं पाए कि नोबल गैस अगर आती हैं तो उनके लिए क्या किया जाएगा और उनको कहां अरेंज किया जाएगा। इस तरह का कोई भी स्थान इनके पीरियोडिक टेबल में नहीं था। और कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स थे जिनको इन्होंने गलत ऑर्डर में प्लेस कर दिया था, जिसके प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी नहीं थी, फिर भी इन्होंने एक ही ग्रुप में उसे रखा हुआ था। बाद में उन एलिमेंट्स को मेंडलीव सही करेंगे, लेकिन अभी तो ये जानते रहिए कि इनकी कमी क्या थी। तो न्यूलैंड ने सारे गामा पध नीसा को गाना गा गा करके इतना काम किया, लेकिन इतनी गलती भी हो गई। तो ये न्यूलैंड्स लॉ ऑफ पीरियोडिक टेबल की कुछ ड्रॉबैक आपके सामने पेश की गई। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बेटा इतनी बात क्लियर हो गई हो अगर आपको, तो हम आपका जो सिलेबस है, यानी हमें तो अभी इतना ही पढ़ना था, यानी कि हमें यह डिस्कस करना था कि हमारे पूरे पार्ट में कितना कितना कॉन्सेप्ट था। लेकिन अभी हमें क्या पढ़ना है, अभी हम जो बुक में आपके लिखा है, यानी जो एनसीईआरटी बुक है आपकी ना, उस एनसीईआरटी बुक पर आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं कि कहां पर कौन सी पॉइंट लिखी गई है, क्योंकि बुक रीड करना आना बहुत जरूरी है। तो 5 मिनट में हम आपके पिछले कॉन्सेप्ट को, जितना भी अभी आज की इस क्लास में हमने पढ़ाया, हमने कहा कि 4 लोगों के बारे में हम आज बात किए। हम थोड़ी ही देर में ये भी देख लेते हैं कि उनके वो 4 लोगों का कॉन्सेप्ट हमारे एनसीईआरटी में कहां पर क्या दिया गया है। तो थोड़ा सा उसका डिस्कशन करके फिर हम आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये क्लास समझ में आ रही होगी। और बेटा आइए चलते हैं, जरा देख लेते हैं कि उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, जो 4 लोग आए और क्या बताए। तो जरा देखिएगा, ये देखिए, ये आपकी बुक का पोर्शन है, ठीक है। यहां से आपका चैप्टर शुरू होता है, ठीक है। जो लोग यहां पर हैं सभी लोग समझ लें बेटा कि ये चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये हमारे चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये चैप्टर है। अब हम इसमें थोड़ा आगे की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि हम इसको पीरियोडिक टेबल कह के पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट है कि व्हाई डू वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट्स, यानी कि हमें पीरियोडिक टेबल को क्लासीफाई करने की जरूरत क्यों पड़ी, ये एक क्वेश्चन है। कहा यह गया कि 1800 में, यानी कि 1800 में 31 एलिमेंट्स थे। 1865 की बात करें तो ये 63 हो गए, यानी कि 1800 में 31 एलिमेंट्स थे। 1865 तक जब हम पहुंचते हैं, बेटा ध्यान से सुनना, कुछ बातें आपको जो हमने अभी तक नहीं बताई वो भी यहां मिलेंगे। पहली बात तो 1800 में केवल 31 एलिमेंट थे। जब 1865 हुई तो ये एलिमेंट्स डबल होकर के 63 हो गए। एट प्रेजेंट 114 एलिमेंट्स आर नोन, यानी कि हमारे इस प्रेजेंट कंडीशन में 114 एलिमेंट्स हमारी एनसीईआरटी बुक लिखती है, ठीक है। आगे का कहा यह जा रहा है कि द रिसेंटली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स आर मैन मेड एफर्ट टू सिंथेसिस न्यू एलिमेंट्स आर कंटिन्यू। कहा यह गया कि अभी जो रिसेंट में एलिमेंट्स डिस्कवर किए गए वो मैन मेड हैं और लगातार कार्य चल रहा है एलिमेंट्स की डिस्कवरी पर, ठीक है। यही इतनी बात यहां पर हमें समझने की थी। अब हम आगे चलते हैं और अगली बात देखते हैं, जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, यानी कि पहली बात अगर हम इसके हिस्ट्री वाले पोर्शन पे बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे। जरा गौर से समझिएगा। ऊपर कहा गया क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इनटू ग्रुप्स एंड
Developments of periodic law and periodic table are the consequence of systemizing the knowledge gained by a number of scientists through their observation and experiment. कहा यह गया कि हर किसी के बारे में यानी कोई भी चीज जानने के लिए हमें एक पीरियोडिक लॉ की जरूरत पड़ेगी और एक पीरियोडिक टेबल की रिक्वायरमेंट होगी, जिससे हम सारे एलिमेंट को एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में बना सके। यानी कि उस एलिमेंट्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए हमें एक पीरियोडिक टेबल और एक पीरियोडिक लॉ की रिक्वायरमेंट होगी। इस रिस्पेक्ट में एक जर्मन केमिस्ट जॉन डोबेराइनर 1800 ईस्वी में आए बेटा, और उन्होंने क्या किया, एक ट्रेंड बताया। कहा यह गया सिमिलरिटी अमंग द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सेवरल ग्रुप नोन एज ट्राइड। ट्राइड के बारे में जैसा कि हमने आपको बताया कि तीन एलिमेंट का उन्होंने एक ग्रुप कंसीडर किया, उसे ट्राइड कहते हैं। कहा यह गया कि ईच ऑफ ट्राइड है एटॉमिक वेट अबाउट हाफ वे बिटवीन द एटॉमिक वेट्स ऑफ द अदर एलिमेंट। वही बात जो हमने अभी आपको पढ़ाई वही यहां पर लिखा गया है, ठीक है। उसके और आगे चलते हैं। आगे देखिए, ये हमने आपको बताया था कि 3 ट्रायड उन्होंने लिया था। तो जो 3 ट्रायड डोबेराइनर के द्वारा कंसीडर किया गया था बेटा, उसी तीनों ट्रायड के बारे में हम बात कर रहे हैं। जरा देखो 3 ट्रायड में हम क्या पढ़ रहे थे। हमने अभी आपको बताया था कि वो तीनों ट्रायड क्या थे। पहला ट्रायड था लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये 7 और 39, इन दोनों का जब मीन निकाले 23 आ गया। दूसरा ट्रायड था कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, ये 40 है, ये 137 है, ये 88 है, इससे 0.5 ज्यादा आ जाता है। ये क्लोरीन है, ये आयोडीन है, ये ब्रोमीन है। तो इन दोनों का मास यानी कि इसका और इसका मीन जब हम निकालते हैं तो ये 80 है, लेकिन आता कितना है, 81.2 आ जाता है। तो यहाँ डिफरेंस क्या हो गया, ज्यादा हो गया, इसलिए ये मॉडल आगे चल के फेल हो रहा था। ये बात भी हमने अभी आपसे डिस्कस की थी, ठीक है। उसके आगे जरा देखिए, कहा यह गया कि उसके जस्ट बाद एक बात और हम आपको समझा दें। देखिए, लॉ ऑफ ट्रायड सीम टू वर्क ओनली फॉर अ फ्यू एलिमेंट। ये देखिए, ये डीमेरिट लिखी हुई है बेटा, इसको एनसीईआरटी पढ़ना कठिन होता है थोड़ा सा, इसलिए बता रहा हूं कि वर्क ओनली फॉर अ फ्यू एलिमेंट इट वाज डिसमिस्ड एज कोइंसिडेंस। कहा यह गया कि लॉ ऑफ ट्रायड जो हमने पढ़ा वो थोड़े ही एलिमेंट पर काम कर सका, उसके बाद ये क्या हो गया, डिसमिस हो गया। द नेक्स्ट रिपोर्टेड अटेम्प्ट टू क्लासिफाई एलिमेंट्स वाज मेड बाय AEBD कॉनकॉर्टोइस, यानी कि इनके द्वारा बताया गया। 1862 में 1862 में इन्होंने काम किया। ही अरेंज द देन नोन एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। ये देखिए, पहला कॉन्सेप्ट आया एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने का, और इन्होंने एक सिलेंड्रिकल टेबल ऑफ एलिमेंट्स टू डिस्प्ले द एलिमेंट्स, यानी कि इन्होंने क्या किया, एक सिलेंड्रिकल पीरियोडिक टेबल बनाने का काम किया था, ठीक है। उसके बाद कहा यह गया कि दिस ऑल्सो डिड नॉट अट्रैक्ट मच अटेंशन। द इंग्लिश केमिस्ट 1865 लॉ ऑफ जॉन। अब देखिए, अगले साइंटिस्ट आते हैं जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड। इन्होंने क्या दिया, लॉ ऑफ ऑक्टेव, यानी कि जॉन एंड डोबेराइनर अलग थे, और कहा गया जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड आए, इन्होंने क्या कहा, लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया, जो कि अभी हम आपको पढ़ा रहे थे। कहा गया ही अरेंज द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। देखिए, अभी आपको बताया कि इन्होंने भी क्या किया, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, और कहा गया कि नोट दैट एवरी 8th एलिमेंट हैड प्रॉपर्टी सिमिलर टू फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या है बेटा, पहले एलिमेंट से सिमिलर है। उसके बाद फिर वही ज्ञान की बातें आगे चलती रही, ठीक है। अब हम कहते हैं कि जब इन्होंने अगली बात क्या सुनाई, जरा देखिए। कहा गया दिस रिलेशनशिप वाज जस्ट लाइक एवरी 8th नोट दैट रिजेंबल द फर्स्ट इन ऑक्टेव ऑफ म्यूजिक। अब कहा गया जैसे सारे गामा की कहानी आप पढ़ते हो, वही कहानी हमें कंसीडर करके चलनी है कि नोड अगर हम देखते हैं कि सा के बाद फिर सा आता है, तो सा पहला है तो 8वें नंबर पर भी सा आता है, वही म्यूजिकल ऑर्डर में इन्होंने कंसीडर किया था। कहा यह गया कि ऑक्टेव सीम टू बी ट्रू ओनली फॉर एलिमेंट्स अप टू कैल्शियम। इनका जो मॉडल था वो कैल्शियम तक सही था बेटा। ऑल्दो दिस आइडिया वाज नॉट वाइडली एक्सेप्टेड एट दैट टाइम, he for his work was later awarded by Davy Medal in 1887 by Royal Society London। अब कहा यह गया कि ये पहले वैज्ञानिक थे, इन्हें डेवी मेडल से क्या हुआ, सम्मानित किया गया था 1887 में बेटा, रॉयल सोसाइटी लंदन में। यानी कि इनका मॉडल केवल कैल्शियम तक चला, और भी जो ड्रॉबैक थी हमने अभी आपको ये सारी बातें बताई हैं, और इसमें कुछ नया नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम अगले वैज्ञानिक की तरफ मूव करते हैं। कहा गया द पीरियोडिक लॉ एज वी नो It today owes its development to the Russian chemist Dmitry Mendeleev। अगला नाम मेंडलीव का आया, एंड द जर्मन केमिस्ट लोथर मेयर, यानी कि अगले नाम में आ रहे हैं कौन, रशियन केमिस्ट डिमिट्री मेंडलीव।
और दूसरे नंबर पे हैं जर्मन केमिस्ट लोथर मेयर, और ये दोनों लोग मिलकर के काम करेंगे पीरियोडिक टेबल पर और नाम करेंगे पीरियोडिक टेबल में। तो चलिए ये तो हम बात की बात है उसको देखेंगे, उससे पहले हम न्यूलैंड का जो पीरियोडिक टेबल था वो आपको एक नजर डालते हैं इस न्यूलैंड के पीरियोडिक टेबल में। जरा न्यूलैंड के इस पीरियोडिक टेबल को ध्यान से समझने का एक छोटा सा प्रयास आपके द्वारा हो तो बड़ा बेटर होगा। हमने ये कहा कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, देखिए ये एटॉमिक वेट है। एटॉमिक वेट का इंक्रीजिंग ऑर्डर है 7, 9, 11, 12, 14, 16, 19। एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में पीरियोडिक टेबल को अरेंज करने वाले पहले वैज्ञानिक बन चुके हैं कौन? न्यूलैंड। उससे पहले एक लोग आए थे AEBT कॉनकॉर्टाइस, जो इन्होंने बताए थे क्या एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में पीरियोडिक टेबल बनाए थे, सिलेंड्रिकल पीरियोडिक टेबल, ठीक है, एक्सेप्ट ना किया जा सका, इनका तो थोड़ा चला भी था। उसके बाद सोडियम 23, 24, 27, 29, 31, ये भी देखिए बना। और ये देखिए ये तीनों एलिमेंट प्रॉपर्टी में सिमिलर है, ये भी सिमिलर है, ठीक है, यही तो बात हम लोग कर रहे थे। और इनका मॉडल केवल कैल्शियम तक एक्सेप्टेबल था, उसके बाद इनका मॉडल एक्सेप्टेबल नहीं था, ये भी बात हम लोग पढ़ चुके हैं। यानी कि आज की इस क्लास में मुझे उम्मीद है आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी। हम लोग जो कुछ भी पढ़ रहे थे बेहतरीन पढ़ रहे थे, और ये हम देख पाए कि हमें क्या पढ़ना था और कितना पढ़ना था और हम क्या पढ़ गए। तो 4 कॉन्सेप्ट अभी तक में हमने डिस्कस किया बेटा। मुझे उम्मीद है कि चारों कॉन्सेप्ट हमारी इतनी मेहनत के बाद आपको बेहतरीन समझ में आ जाने चाहिए। अगर समझ में आ गए हों तो ये बहुत अच्छी बात है। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो आपसे क्या डिस्कस करेंगे जरा देखिएगा। अगली क्लास में जो हमारी आपकी बात होने वाली है वो बात होगी कौन से विषय पर, उस पर विचार करते हैं। अगली क्लास में हमारी आपकी होगी बातचीत लोथर मेयर एक कॉन्सेप्ट, डिमिट्री मेंडलीफ दूसरा कॉन्सेप्ट, और तीसरा कॉन्सेप्ट होगा हेनरी मोज़ले का। यानी कि ओवरऑल बातचीत हमारी अगली क्लास में होगी लोथर मेयर और मेंडलीफ के बारे में। यानी कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे लोथर मेयर और मेंडलीफ के साथ। उम्मीद है कि हमें हमारी बात आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं वीडियो, अगर पसंद आया हो, हमने आपको अच्छा पढ़ाया हो, लग रहा है भविष्य का उद्धार हम कर पाएंगे, आपको अच्छा बनाने में आपकी मदद कर पाएंगे, तो मत चूकिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करिए, जल्द से जल्द तुरंत खट से शेयर मारिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में लेक्चर 3 के साथ, जहां पर हम आपसे बात करेंगे लोथर मेयर और मेंडलीफ का कॉन्सेप्ट। आज के लिए फिलहाल इतना ही। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। टुडे क्लास इज ओवर। थैंक यू।